गुड मॉर्निंग। चलिए चैप्टर नंबर 4, इंडिया ऑन द व्यू ऑफ द ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट। अब देखेंगे चैप्टर 4 में कि इंडिया जो ऑन द व्यू ऑफ द ब्रिटिश कॉन्टेस्ट, कैसे ब्रिटिश जो है पूरे इंडिया पे कॉन्कर करते हैं और अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं। चलिए फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। जो है उसमें देखा कि डिक्लाइन कैसे हुआ मुगल्स का, और फिर उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी थे ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी तक, जो औरंगजेब और उनके जो 1658 से 1707 तक औरंगजेब रहा। उसके बाद जो बिगनिंग हुई एंड ऑफ मुग़ल रूल की, और उसके बाद औरंगजेब जो मिस गाइड हो रहा था पॉलिसी से, वीकेंड उसकी पॉलिसीज़ थी, और जो इसकी स्टेबिलिटी थी स्टेट की, वो भी डिक्लाइन होने लगी। डिक्लाइन करते करते एक समय आया जब उसकी डेथ हुई, और वॉर्स और सक्सेशन में उसके वीक रूलर बचे। मोहम्मद शाह जो रूल करता रहा लॉन्ग स्पेल तक 29 ईयर्स, और 1719 से 48 तो रिवाइवल। और उसके बाद जो इम्पीरियल फॉर्च्यून था वो लगभग ख़त्म हो गया और इनकम्पिटेंट रूलर बचे। मोहम्मद शाह जो उसके रीजन में जो इस्टेब्लिशमेंट इंडिपेंडेंट स्टेट हुई, जिसमें मोहम्मद शाह के दौरान ही इंडिपेंडेंट स्टेट का जन्म हुआ, जिसमें हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब थे। हैदराबाद साउथ में, बंगाल, अवध और पंजाब, ये जो मेन रीजन थे यहाँ के, ये क्या कहते हैं, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये हैदराबाद यहाँ पे बन गया, बंगाल यहाँ पे बन गया, और ये अवध अवध यहाँ पे, ए फॉर अवध, एच फॉर हैदराबाद, और पंजाब यहाँ, पंजाब ये पूरा रीजन ऊपर वाला। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट होता चला गया कि 4 रीजन जो बने, जो लोकल चीफ थे बिगेन करना, उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि जो इंडिपेंडेंस थी अपनी, और जो मराठा ने भी लगभग बिगेन कर दिया अपना जो इनहेरिट करे थे इंपीरियल मेंटल। अब जो चैलेंजेस बिफोर मुगल्स थे, जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे, एक्सटर्नल चैलेंज था मुगल्स के पास कि उनके पास इंटरनल इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मुगल जो है वो बाहर एक्सटर्नल पावर से चैलेंज ले सकें। और इस तरीके से सेवरल इन्वेजन्स भी हुए नॉर्थ वेस्ट से, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो लास्ट मुगल जो थे वो एफर्ट जो एक्सटेंड कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था रूलर को, लेकिन हो नहीं पाया उतना प्रोटेक्ट। और नादिर शाह का अटैक सबसे इम्पॉर्टेंट रहा। नादिर शाह जो था पर्शिया से एम्पर था, अटैक करता इंडिया पे 1739, 38-39 में, और लाहौर और मुग़ल आर्मी को लगभग डिफीट करता है करनाल में 13 फरवरी 1739 में। उसके बाद मोहम्मद शाह जो थे कैप्चर कर लिए जाते हैं, दिल्ली लूटेड होती है और डिवास्ट कर दिया जाता है। साथ में जो पिकॉक थ्रोन होता है और जो कोहिनूर डायमंड होता है 70 करोड़ रुपीज़ के साथ कलेक्ट करता है, और उसके बाद ऑफिशियल ट्रेजरी, और उसके बाद रिच नोबल्स के साथ सेफ रहता है। नादिर शाह जो था उसने बहुत स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस था मुग़ल टेरिटरी के लिए, और इसके बाद वो इंडस इंक्लूड उसमें काबुल भी आता था। उसके बाद एक बार जब ये वर्नेबल हो गया अटैक, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट जो था पूरी तरीके से ओपन हुआ, और अहमद शाह अब्दाली जो था, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहते थे, जो कि इलेक्टेड नादिर शाह का एक जनरल था। उसके बाद उसकी डेथ के बाद 1747 में उसने फिर से इन्वेड करा इंडिया में, और 1748 और 1767 के दौरान। और इससे क्या हुआ, जो मुगल्स थे वो ट्राई कर रहे थे कि पीस बन जाए, लेकिन 1751 से 52 में जो पंजाब तक, लेकिन 1757 में अब्दाली जो है कैप्चर कर लेता है दिल्ली, और अब लेफ्ट बिहाइंड अफगान एक केयर टेकर के रूप में छोड़ जाता है, जो मुग़ल एम्पायर को वॉच करता रहता है। इससे पहले अब्दाली जो था वो रिकॉग्नाइज़ कर चुका था आलमगीर टू को एज अ मुग़ल एम्परर, और जो रोहिला चीफ थे नवाब उद्दौला को, मीर बख्शी जो एम्परर थे उनको भी पर्सनल सुप्रीम एजेंट बना दिया था अब्दाली ने। 1758 में निज़ाम उद्दौला जो थे वो उनको एक्सपेल कर दिया गया था दिल्ली से बाय द मराठा चीफ रघुनाथ राव के द्वारा, जो कैप्चर कर लिया गया था पंजाब में। और इसके बाद 1759 में अहमद शाह अब्दाली जो था वो रिटर्न होता है इंडिया में और रिवेंज लेता है मराठा से। 1761 में अब्दाली जो है डिफीट करता है मराठा को इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद अब्दाली जो था इन्वेजन केम इन 1767।
अब जो वाई बहुत सारे वाई मैनी एम्पायर शेकिंग बैटल एट पानीपत, पानीपत में ही सारी लड़ाइयाँ क्यों हुई, इसका रीज़न जो दिया गया है कि वो एक ऐसी सक्रिय जगह थी जहाँ पे युद्ध करना आसान था और युद्ध पहाड़ियों से घिरा था, इसलिए शत्रु भाग भी नहीं सकता था। अब जो वीक रूलर्स रहे आफ्टर औरंगजेब और जो इंटरनल चैलेंजेस रहे, सबसे पहले 1707 के बाद बहादुर शाह शाह फन वन आया, उस लगभग 22 ईयर लॉन्ग था और इसने बहुत सारे वॉर सक्सेशन देखी। 63 ईयर ओल्ड प्रिंस जो था मुज्जाम एल्डेस्ट सन था औरंगजेब का, और वो एम्परर बना और उसने टाइटल बहादुर शाह का लिया। बहादुर शाह वन इसको कहते थे, और ये इसने क्या करा, इसने लगभग अपने सारे भाइयों को किल कर दिया, अहमद आजाम और खाम बख्श को वॉर सेक्शन में। खाफी खान जो था उसको टाइटल शाह बेबार और बहादुर शाह दिया। इसने अडॉप्ट किया पैसिफिक पॉलिसी मराठा के साथ और राजपूत और जाट के साथ साहू और मराठा प्रिंस केजा जो रिलीज़ हुए थे मुग़ल कैपिटिविटी के द्वारा। अब जो राजपूत चीफ थे वो कंफर्म कर रहे थे कि जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, सिख लीडर जो बंदा बहादुर था वो अटैक करता है मुस्लिम्स पे इन पंजाब और कैप एम्परर को और एक्शन लेता है अगेंस्ट हिम। जो बहादुर शाह वन जो था उसके डेड होने के बाद फरवरी में 1712 में जो जहांगीर शाह था वो आता है, वो 1 साल तक रुकता है और वो जो बना था वो जुल्फ़िकर खां और जहांगीर शाह की हेल्प से बना था एम्परर। जुल्फ़िकर खां जो अपॉइंट होता है पीएम और ये इंट्रोड्यूस करता है इजारा सिस्टम, इजारा जो इम्प्रूव करता है फाइनेंशियल कंडीशन जो थी एम्पायर की, और जहांगीर शाह एबॉलिश करता है जजिया को भी। फारूक शिकर 1713 से 19 तक जब जहांगीर शाह को ख़त्म कर देते हैं सैयद ब्रदर्स, तो अब्दुल्ला खान जो हुसैन अली होता है किंग मेकर। फारूक शिक्कर फिर आता है बिकेम द न्यू एम्परर और वो क्या कहते हैं पॉलिसी बनाता है रिलीजियस टॉलरेंस की बाय एबॉलिशिंग जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स के द्वारा। 1770 में वो क्या कहते हैं फरमान जारी करता है ब्रिटिश में। 1790 में सैयद ब्रदर जो हेल्प करते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो डिथ्रोन कर दिए जाते हैं फारूक शिकर के द्वारा, और ये ब्लाइंडेड उनको अंधा कर दिया जाता है और किल कर दिया जाता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब मुग़ल हिस्ट्री में कोई एम्परर किल कर दिया गया अपने ही नोबल्स के द्वारा। अब जो रफ़ी उद दराजत जो था 28 फरवरी जून 1719 में वो आता है शॉर्ट लिस्ट पीरियड के लिए अमंग द मुगल्स, और इसके बाद जो होता है रफ़ीउद्दौला 6 जून सितंबर 17 से 1719 तक रहता है, और सैयद ब्रदर प्लेस करते हैं रफ़ीउद्दौला को उसको शाह जहान टू के रूप में, और इससे क्या होता है एम्परर जो होता है ओपियम का बहुत एडिक्ट होता है, इसकी वजह से न्यू एम्परर जो है बहुत दिन चल नहीं पाता। अहमद शाह जो 1719 और 48 में आता है जब रफ़ीउद्दौला की और रूहान अख्तर की डेथ हो जाती है। उसके बाद चॉइस थी सैयद ब्रदर्स जो है मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं उसको लीडर बनाते हैं, उसको टाइटल देते हैं रंगीला, और वो लग्जूरियस लाइफ स्टाइल जीता था। अहमद शाह जो था निजामुल मुल्क के साथ किल कर देता है सैयद ब्रदर्स को। अहमद शाह जो है विद द हेल्प ऑफ निजामुल मुल्क किल करता है सैयद ब्रदर को। 1724 में निजामुल मुल्क जो है बिकम वजीर और वो इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद बना देता है। निजामुल मुल्क जो है सैयद ब्रदर की हेल्प से किल करता है, सैयद ब्रदर नमाज कहते हैं हेल्प करता है, और इस तरीके से निज़ाम उल मुल्क जो है बिकम वजीर और वो इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद बनाता है। 1737 के बाद बाजीराव वन जो मराठा पेशवा थे इन्वेड करते हैं दिल्ली और स्मॉल आर्मी के साथ 5000 हॉर्समैन के साथ। 1739 में नादिर शाह जो डिफीट करता है मुगल्स को इन बैटल ऑफ करनाल के बैटल में, जहाँ से ये हमारी कल्पना चावला थी करनाल से, वहीं पे हरियाणा में है, तो बैटल ऑफ करनाल में, और बाद में उसको इम्प्रिजन कर देता है अहमद शाह को और एनेक्स करता है वेस्ट ऑफ इंडस जितना भी वेस्ट एरिया का होता है इनटू पर्शियन एम्पायर में मिला लेता है। अब जब अहमद शाह जो कि इनकम्पिटेंट था रूलर, और उसके हैंड में उधम बाई जो क्वीन मदर थी उसकी, उधम बाई जो थी उसको टाइटल किल्बा ए आलम दिया जाता है, लेडी ऑफ द पुअर कहा जाता था, और इंटेलेक्चुअल थी जो रूल करती हैं हेल्प करती हैं अपने पैरमर के जावेद खान के द्वारा।
उसके बाद आलमगीर टू आता है। आलमगीर टू जो है वो ग्रैंडसन है जहांगीर शाह के और अहमद शाह अब्दाली के भी, और ईरानियन इन्वेडर रीच करते हैं दिल्ली जनवरी 1757 में। इसी समय बैटल ऑफ प्लेसी हो जाता है। इसी ड्यूरिंग दिस रीजन आलमगीर टू के दौरान ही क्या होता है, बैटल ऑफ प्लेसी हो जाता है, और ये जून 1757 में। शाहजहां थर्ड आते हैं। उसके बाद शाह आलम टू। ये जो रीजन है देखा जाता है टू डिक्सेसिव बैटल होती है, इसमें बैटल ऑफ पानीपत होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होती है, उसके 3 साल बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है। और इससे क्या होता है कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है अगस्त 1765 में, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रोटेक्शन में रिसाइड करती है इलाहाबाद के, और ये जो है इशू करते हैं फरमान जो कंपनी को लगभग दीवानी राइट दे देती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 3 बड़े एरिया जो होते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उनका इनको फरमान मिल जाता है। 1772 में जो मराठा होते हैं वो दिल्ली टुक करते हैं, जहाँ पे लीव टिल 1803, और 1803 में अगेन जब एक्सेप्ट करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश आफ्टर द डिफीट ऑफ दौलत राव सिंधिया, जो क्या कहते हैं बाय द इंग्लिश, दौलत राव सिंधिया पूरी तरीके से डिफीट होते हैं। उसके बाद जो मुगल एम्परर होते हैं बिकम द पेंशनर ऑफ द इंग्लिश, उसके बाद मुगल एम्परर जो होते हैं पेंशनर की तरीके से जीते हैं। अकबर टू जो हैं ये गिव द टाइटल ऑफ राजा, राजा राम मोहन राय ने इनको राजा का टाइटल दिया। राजा राम मोहन राय को इन्होंने, अकबर टू जो हैं वो राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल देते हैं, और 1835 में क्वाइन करते हैं बेरिंग द नेम ऑफ मुगल एम्परर वर स्टॉप्ड। जो अहमद शाह टू, अहमद बहादुर शाह टू हैं, इनको बहादुर शाह टू और या फिर बहादुर शाह जफ़र कहते थे। जफ़र इनका सरनेम है। लास्ट जो मुगल एम्परर थे, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद इनका जो फ्यूटाइल अटैम्प्ट था वो डिक्लेयर कर दिया गया था एम्परर ऑफ इंडिया के द्वारा, और इनको कैप्चर करके रंगून भेज दिया था, जहाँ पे इनकी 1862 में डेथ हो जाती है। और जो लीगल टर्म था मुगल एम्परर का वो भी ख़त्म हो जाता है ऑन नवंबर 1, 1858 में, जो डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया के साथ। जो कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर, जो मुगल एम्परर का जो कॉजेज़ हैं, कारण थे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर, उसमें सबसे पहला था कि जो मुगल एम्पायर थे वो डिक्लाइन हो रही थी। सब्जेक्ट जो थे डिबेट के अमंग द हिस्टोरियंस। स्कॉलरली ओपिनियन जो थे वो डिवाइड अमंग अलॉन्ग टू ब्रॉड लाइंस, जिसमें से 2 व्यू जो थे मैटर एज जनरली इंटायर एम्पायर रिलेटेड थी, और दोज जो रिगार्ड करते थे डेवलपमेंट एज अ रीजन रिलेटेड, जो एम्पायर रिलेटेड थे। और जो मुगल सेंट्रिक व्यू था सी कॉज ऑफ द डिक्लाइन विद इन द स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द एम्पायर इटसेल्फ, जो रीजन रिलेटेड थे उसमें देखा गया जो मुगल डिक्लाइन हो रहा था, टर्मोइल और जो इनस्टेबिलिटी बन रही थी डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर, और यही कारण था डिक्लाइन की जो बोथ एस्पेक्ट पे जो प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो रहा था मुगल एम्पायर का। उधर हैदराबाद बन गया था, उधर बंगाल बन गया था, अवध बन गया था, पंजाब भी बन गया था, और जाट अलग हो रहे थे। जो प्रोसेस था डिसइंटीग्रेशन का ऑफ द मुगल एम्पायर, वो पूरी तरीके से रीजन ऑफ औरंगजेब के साथ ही चालू हुआ था। और ये जो मोमेंटम केवल 1707 के बाद हुआ, जब डेथ हुई उसके बाद जो प्रोसेस था डिक्लाइन का और जो चेक नहीं हो पाया। और मुगल जो अथॉरिटी थी वो चैलेंज, बहुत सारे चीफ और जो रूलर्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित किया, और सिख, मराठा और जो राजपूत थे उन्होंने भी अपना जो कैपेसिटी थी ओवरथ्रोन, वो भी कहते अपने एम्पायर, उस मुगल एम्पायर में अपने आप को भी अपना भी प्रभुत्व जताया। और इस तरीके से रेजिस्टेंस जो थी मुगल एम्पायर की वो लगभग जो गेन हुई थी वो ख़त्म होने लगी, और वो इंडिपेंडेंट होने लगे सभी धीमे धीमे। अब क्या था, जो सक्सेसर थे औरंगजेब के वो कैपेबल नहीं थे, और जो एम्पायर थी वो गिरने लगी। जो मोस्ट ऑफ द एम्पायर थे वो आफ्टर औरंगजेब लगभग वो इनकैपेबल थे और वीक या इनसेंटियस साबित हुए मोनार्च, जो क्या कहते हैं डिसइंटीग्रेशन का सबसे बड़ा कारण रहा। और इस तरीके से मुगल एम्पायर जो थी वो कोलैप्स कर गई। जो मेजर फैक्टर थे जिसकी वजह से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है जो डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, उसमें डिस्कस्ड है। पहला शिफ्टिंग अलायंस ऑफ जमींदार्स। जो शिफ्टिंग अलायंस था, अलायंस जो था एक दूसरे से जो वो अलायंस करने लगे थे जमींदार्स, उसका सबसे बड़ा कारण। जो 2 क्लास थे शेयर करते थे पावर ऑफ स्टेट विद एम्परर के साथ ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड, जिसमें जमींदार और नोबल्स हुआ करते थे। जो जमींदार जो होते थे उनके पास हेरिडिटी ओनरशिप होती थी उनके लैंड की, और जो इन्जॉय करते थे प्रिविलेज और जो हेरिडिटरी बेसिस पे। और
इनको कहते हैं ये जो वे इनको बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे राय, राजाज, ठाकुर, कुट्स और देशमुख। ये जो ऑक्यूपाई करते थे इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द एम्पायर, बिकॉज ये जो थे हेल्प करते थे इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि मेंटेन करते थे सोल्जर्स। जो मुगल्स थे उनको ट्राई करते थे कर्व करा जाए पावर ऑफ जमींदार की, और जो मेंटेन करा डायरेक्ट कांटेक्ट विद द प्लेसेंट। और इससे क्या हुआ कि वो सक्सीड भी हुए, लेकिन जो रीजन था औरंगजेब का इटसेल्फ वो मार्क करता था इंक्रीज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द जमींदार। जो बिगेस्ट फॉल आउट था इसका जो रीजनल रॉयल्टीज़ थी वो इनक्रेज करी गई। बहुत सारे लोकल जमींदार जो थे हेल्प कर रहे थे नोबिलिटी को, और बहुत सारे पावरफुल क्लास जो थे विद इन द एम्पायर जो थे वो एडवांटेज भी उठा रहे थे वीकनेस जो हो रही थी एम्पायर में। और इससे क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट किंगडम बनना स्टार्ट हुए। दूसरा जो पहला तो जमींदारी सिस्टम, जो जमींदार थे शिफ्ट कर रहे थे अलाइंसेस। और उसके बाद दूसरा था जागीरदारी क्राइसिस। जो नोबिलिटी थी वो कंप्राइज करती थी, जो पीपल वो आइदर असाइंड कर दिए गए थे लार्ज जागीरदार में, या जो मनसब था उनको अपॉइंट कर दिया गया था सूबेदार में, मुग़ल सूबाज में। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये मेंटेन करना था। अब जो कहते हैं जो राजपूत रूलर्स थे वो बिलोंग करते थे, राजपूत रूलर थे जो सब सूबेदार थे और जो मनसबदार थे। अब जो मुग़ल रूल था वो लगभग डिफाइंड कर दिया गया था। जो रूल है नोबिलिटी का चलता था, क्योंकि जो नोबल्स होते थे वो सेंट्रल रोल होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के। जो अकबर था उसने प्रोवाइड किया था एक वेल किट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो डिविनेस थी अमंग नोबिलिटी वो लगभग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, होमलैंड और ट्राइब के बीच पे हुई। और जो हर एक कैटेगरी जो होती थी फॉर्म्ड अपने ग्रुप में हुई। अब जो म्यूचुअल रिवैलरी हुई उसमें जेलिसी हुई, और जो इसमें पावर जो बढ़ने लगी एक दूसरे के प्रति, और जिससे क्या हुआ रूल जो था मुगल्स का वो लगभग लीडर क्या कहते हैं रिड्यूस होने लगा, प्रेस्टीज जो थी एम्परर की। और इससे क्या हुआ कि जो कंट्रीब्यूटेड डिक्लाइन टू द मुग़ल एम्पायर। अब ये जो क्या कहते हैं ये जो सतीश चंद है इन्होंने बताया कि जागीरदारी और ये जो कहते हैं जिम्मेदारी सिस्टम था इससे क्या क्या प्रॉब्लम हुई। अब इसके बाद देखेंगे कि जो राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस हुई। अब जो औरंगजेब के बाद जो रीजन था वो इटसेल्फ विटनेस करता था कि जो पावरफुल रीजनल ग्रुप्स थे उसमें जाट, सिख और मराठा वो अपने आप को डिफाइन करते थे ऑथोरिटी ऑफ द मुगल साइड, और ये क्रिएट करते थे किंगडम अपने आप में। अब जो क्या कहते हैं अब जो सक्सीड हुए उनके, अब जो नए लोग उनके आ रहे थे वो इन्फ्लुएंस हो रहे थे फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट से जो रिस्पेक्टिव रीजन्स में। अब जो कंटिन्यूस स्ट्रगल जो फिर से एम्पायर का पॉलिटिकल वीकनेस ला रहा था एम्पायर में। अब जो औरंगजेब और उसके बाद जो बहादुर शाह वन था वो उसने अटेम्प्ट किया कि सप्रेस किया जाए राजपूत को, और जो क्या कहते हैं अगेंस्ट जो जा रहे हैं मुगल्स के। लेकिन जो मुगल्स थे वो इतना एफर्ट बना नहीं पाए, और पॉलिसी भी नहीं बन पाई उनकी राजपूत के खिलाफ। और इसे का ऑलरेडी जो बहुत लेट हो चुका था, राजपूत नो लॉन्गर ट्रस्टेड, अब राजपूत ट्रस्टेड नहीं रह गए थे, और मुग़ल जो इनफ जो अलाइव बना रहे थे विद वेलफेयर ऑफ द एम्पायर। कॉजेज ऑफ द मुगल्स डाउनफॉल इन नटशेल ने भी बताया, बहुत सारे कारण बताए उसने। और जिसका मराठा जो थे वो बहुत फ़ायदा उठा रहे थे, बिकमिंग ए फॉर्मेबल एनिमी। जिनका एम था फर्स्ट लिमिटेड ओनली टू द रिगेनिंग कंट्रोल ओवर द रीजन ऑफ महाराष्ट्र। पहले तो महाराष्ट्र पे ही वो रूल करते थे, लेकिन सून धीमे धीमे उन्होंने इंक्लूड कर लिया लीगल सेक्शन फ्रॉम द मुगल एम्पायर फॉर कलेक्टिंग स्वदेशमुखी और चौथ दो टाइप के टैक्स थे, जिसमें एक खेती के लिए और एक अपने देश को बचाने के लिए रखा जाता था थ्रू आउट द इंडिया। अब ये जो फोर्ट नॉर्थवर्ड की तरफ बढ़ा और 1740 में सक्सीड करते स्प्रेड हो गया इन्फ्लुएंस उसका प्रोविंसेस ऑफ गुजरात तक, मालवा तक, बुंदेलखंड यूपी की बाउंड्री तक। और राजपूत जो थे वो स्ट्रगल अगेंस्ट द एम्पायर, और जो ग्रोइंग एम्बिशियस जो था पावर बढ़ रहा था मराठा का, इसे एडवर्सली इफेक्ट फॉर मुगल माइट। अब जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए
जो नंबर ऑफ़ अमीर्स और जो उनकी रैंक या फिर मनसब जो हुआ करते थे वो इंक्रीज़ हो रही थी शार्पली समय के साथ साथ, और जो टाइटल जो लिटिल लैंड लेफ्ट रह गई थी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द जागीर्स के पास। औरंगजेब ने ट्राई करा कि वो सॉल्व करे इस प्रॉब्लम को, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ जागीर्स की और जागीरी की, जिससे कि शोइंग इन्हेंस्ड इनकम फ्रॉम द जागीर्स ऑन रिकॉर्ड। लेकिन बट ये जो था शॉर्ट साइटेड मेजर था, जिससे अमीर जो ट्राई कर रहे थे वो रिकवर कर रहे थे रिकॉर्डेड इनकम फ्रॉम द जागीर्स बाय प्रेशराइजिंग द प्लेजेंट्री। सो बोथ जो अमीर्स थे और जो प्लेजेंट्री थे एंटागोनिस्ट थे, और वेयर वर द वॉर्स हुए हुए जो लग्जूरियस लाइफ स्टाइल था एम्पर्स का और जो आमिर्स का, वो लगभग रिडक्शन हो रहा था खालिसा में लैंड में, ऑल ऑफ विच जो थे बर्डन होते जा रहे थे स्टेट में। जो रिज़ल्ट आ रहा था कि जो एक्सपेंडिचर है स्टेट पे वो एक्सीड कर रही थी उसकी इनकम से ज़्यादा, जो इतना पैसा आ रहा था उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा था। अब क्या हुआ कि जो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इम्प्रूव नहीं हो पाया स्टेगनेंट इकोनॉमी में, और एक बार फ्लोरिश हुआ ट्रेड जो कहते हैं इनरिच नहीं हो पाया, और एम्पायर जो थी वो क्या कहते हैं इन रोड पे नहीं आ पाई, जिस पे यूरोपियन ट्रेडर्स ग्रू कर रहे थे कोस्टल इंडिया में। अब जो इकोनॉमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ओनली मल्टीप्लाइड हो गई थी डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद। जो एम्पायर थी वो लगभग बिकम वास्ट टू एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेट करी जा रही थी बाय द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम व्हेन जब रूलर वीक और इनकम्पिटेंट देखा। अब जो राइज ऑफ रीजनल स्टेट थी उसमें जो इमर्ज कर रहे थे लगभग जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई उसके बाद जो क्या कहते हैं जो सक्सेसर स्टेट थी उन्होंने अपना दावा ठोका। इससे क्या हुआ कि जो स्टेट ब्रेक करने लगी, एम्पायर जो ब्रेक होने लगी, और इससे क्या हुआ कि जो चैलेंजेस जो सोवरेनिटी की थी मुगल एम्पायर की वो भी लगभग वर्चुअली इंडिपेंडेंट और हेरिडिटरी अथॉरिटी बाय देयर गवर्नर्स। अब जो गवर्नर थे उन्होंने खुद ही अपने आप को इमर्ज किया और ऑटोनोमस पॉलिटी जो थी अपनी टेरिटरी में बनाने लगी। कुछ एग्जांपल जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद सबसे पहले इंडिपेंडेंट किंगडम की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो डिस्टेबलाइजेशन आता है मुगल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस थे उस पर उसका कंट्रोल डिस्टेबलाइज होने लगता है, जिससे क्या होता है जैसे मैसूर और राजपूत स्टेट जो थी सबसे पहले, और उसके बाद न्यू स्टेट जो थे उसमें क्या कहते हैं स्टेट सेटअप बाय द रिबेल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, जिसमें कहते हैं मराठा, सिख और जाट होते थे। सर्वे ऑफ रीजनल किंगडम। हैदराबाद जो है उसे आसफ जाह जो उनके फाउंडर थे आसफ जाह हाउस जो हैदराबाद का, वो जो आसफ जाह हाउस है जो फाउंडर थे आसफ जाह, और हाउस ऑफ हैदराबाद जो है किलुच खान जिसे पॉपुलरली नोन एज निजामुल मुल्क, और वो जुल्फ़िकर खां जो थे फर्स्ट कन्वाइंस्ड आइडिया जिन्होंने दिया था इंडिपेंडेंट स्टेट का इंडिकेन। बाद में उनकी डेथ के बाद 1713 में जो ड्रीम उन्होंने रिमेन अनफुलफिल रह गई थी, किलिच खां जो उनके डिस्गस्टेड थे मुगल एम्पायर के, उन्होंने अपॉइंट करा मुबारक खां को, और फुल फ्लैश विक्ट्री उन्होंने डेक्कन में बना ली। इससे क्या हुआ कि जो फाइट थी मुबारक खां की वो डिफीट करते हैं, बाद में किल्ड करते हैं मुबारक खां को इन द बैटल ऑफ शखर खेदा में 1724 में, और अब ये कहते हैं एज्यूम करते हैं कंट्रोल ऑफ डेक्कन। 1725 में वो बिकम द वाइसरॉय और कंफर्म करते हैं ऑन द हिमसेल्फ एज द टाइटल ऑफ आसफ जाह। अब जो अवध है, अवध जो है उसके फाउंडर इंडिपेंडेंट जो हैं अवध के वो शहादत खां थे, जिन्हें बुरहान उल मुल्क कहते थे, शहादत खां या शिया। इन्होंने ज्वाइन करा कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद ब्रदर, और इन्होंने अपना एक इंक्रीज़ करा मनसब, जिसकी वजह से इन्होंने एक कोड बनाई जो प्रमोट करती थी न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसमें शहादत खां जो थे कमिटेड थे। उन्होंने सुसाइड किया ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम द नादिर शाह की वजह से उनको काफ़ी प्रेशर था, जिसकी वजह से सुसाइड किया, और डिमांड करा कि ह्यूज ब्यूटी जो है उस फ्रॉम हिम। अब क्या हुआ जो उसका शहादत खां का जो बेटा था सफदर जंग, वो नवाब बना अवध का। उसके बाद बंगाल जो था मुर्शिद कुली खां जो था फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट बंगाल का, वो कैपेबल रूलर था, उसने बंगाल को क्या कहते हैं पॉस्पस बनाया, और उसके बाद जो सक्सीड करा उस 1727 में उसका सन जो था सियाजुद्दीन के बाद सरफराज खान 1740 में, और फिर अलवर्दी खान आया। अब डिप्टी गवर्नर जो बिहार का था घेरिया,
वो कहते हैं अज्यूम करता था पावर और मेड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ द मुगल, और इससे क्या हुआ, उसे भी लगभग अलग हो गया। राजपूत जो थे दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में, हरियाणा में राजपूत जो थे वो ट्राई कर रहे थे री इस्टेब्लिश करें अपनी इंडिपेंडेंस इन द 18th सेंचुरी। जो फोर्स कर रहे थे मुगल्स को, रूलर को, बहादुर शाह वन को कि वो मार्च करें। रंजीत सिंह जो कि फॉर्म कर रहा है अलायंस विद द जयसिंह टू, रंजीत सिंह और जयसिंह टू के साथ, दुर्गादास राठौर के साथ। लेकिन जो अलायंस था वो टूट गया और सिचुएशन बच गई फॉर द मुगल्स। एक समय आया जब राजपूत कंट्रोल करते थे एम्पायर टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द साउथ दिल्ली से टू द वेस्टर्न कोस्ट तक पूरा। मैसूर जो इम्पोर्टेंट स्टेट था वो भी अपीयर हो रहा था इन द 18th सेंचुरी, जिसे मैसूर कहा गया। और जो टेरिटरी थी लोकेटेड टाइजंक्शन एरिया था जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मिलते थे, वॉज रूल्ड बाय वडियार के द्वारा रूल किया था। जो वेरियस पावर्स थी इंटरेस्ट रखती थी इस टेरिटरी में, क्योंकि ये जो एरिया था कांस्टेंट बैटल फील्ड रहा है। इन द एंड ऑफ द मैसूर स्टेट जो ये इसका रूलर था हैदर अली। उसके बाद जो क्या कहते हैं स्टेट वॉट नॉट विदाउट ट्रबल। अब वो उसके बाद जो इन्वॉल्व हुआ कांस्टेंट वॉरफेयर होती है ब्रिटिश के साथ, और उसका सन टीपू सुल्तान बना रहता है, और उसके बाद वो भी चला जाता है। केरला जो है मर्तंड वर्मा जो थे उन्होंने इंस्टेब्लिश किया था इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ केरला। तो मर्तंड वर्मा जो थे उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई थी केरला फ्रॉम विद त्रावणकोर एज इज कैपिटल। त्रावणकोर को उसका कैपिटल बनाया था, लेकिन जो एक्सटेंड थी बाउंड्रीज की और उनके स्टेट की फ्रॉम कन्याकुमारी टू कोचीन, कन्याकुमारी से कोचीन तक। और उन्होंने कोशिश की कि वो ऑर्गेनाइज करें अपनी आर्मी को अलोंग द वेस्टर्न मॉडल पे और अडॉप्ट करें वेरियस मेजर टू अडॉप्ट हिज स्टेट। जो जाट थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट जाट थे, सेटल्ड अराउंड दिल्ली, मथुरा और जो आगरा, और रिवोल्ट करते हैं प्रोग्रेसिव पॉलिसी जो औरंगजेब की थी। बाद में आफ्टर सम इनिशियल सेटबैक होते हैं चूड़ामन और बदन सिंह जो हैं सक्सीड होते हैं सेटिंग अप द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर वही आगरा मथुरा के पास जो राजस्थान का एरिया भरतपुर है, इसमें इन्होंने अपना एक स्टेट बनाया चूड़ामन और बदन सिंह ने। और ये जो है अंडर सूरजमल जो कि जाट पावर को जेनिथ सबसे ऊंचाई तक ले गए। उसके बाद केवल उनको प्राइड एफिशिएंट सिस्टम था, उनके पास एक एफिशिएंट सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, बट ऑल्सो उनके पास ग्रेटली एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी थी। उन्होंने क्या कहते हैं टेरिटरीज जो गंगा और जो चंबल का एरिया साउथ का था इंक्लूड कर लिया सुभाष में, आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ को। उसके बाद जाट जो थे सफ़र करने लगे डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ सूरजमल के बाद 1763 के बाद। उसके बाद जो स्टेट था स्प्लिट कर गया इनटू स्मॉल एरिया कंट्रोल्ड बाय द पिटी जमींदार्स, और जो मेनली लिव्ड और कुछ दिनों बाद उन्हें प्लंडर भी किया गया। सिख जो थे गुरु गोविंद सिंह ट्रांसफॉर्म द सिख, गुरु गोविंद सिंह ने जो सिख थे उनको एक मिलिटेंट सेक्ट में डाला और डिफेंस के लिए अपने रिलीजन और लिबर्टी के लिए। बंदा बहादुर जो था वो एज्यूम करा गया लीडर ऑफ द सिख, और 1708 में डिफीटेड और किल्ड कर दिया गया। इसके बाद जो इन्वेजन हुआ नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का, सिख जो थे एक बार फिर से ऑथोरिटी अगेन असर्ट करते हैं अपनी ऑथोरिटी, और इस तरीके से वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को इनटू 12 मिशल्स। वो अपने आप को 12 मिशल्स में या फिर कॉन्फेडरेसीज में, और इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल ओवर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द किंगडम। जो क्रेडिट था इंस्टैब्लिशिंग का स्ट्रॉन्ग किंगडम ऑफ द पंजाब गोज टू रंजीत सिंह को जाता है, क्योंकि वो सन थे महान सिंह के जो लीडर थे शुक्र चक्रिया मिसल के, और रंजीत सिंह जो थे अंडर कंट्रोल ऑफ द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम सतलज टू द झेलम, सतलज से लेकर झेलम नदी तक इनका कंट्रोल था। ये कॉन्कर करते थे लाहौर को 1799 में लगभग। जो अमृतसर 1802 में। फिर कहते ट्रीटी होती है अमृतसर विद द ब्रिटिश, और रंजीत सिंह को ब्रिटिश जो है राइट ओवर द सतलज टेरिटरी, सतलज के उस पार की टेरिटरी दे देते हैं। लेकिन रंजीत सिंह प्रूव करते हैं एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, और वो ग्रेटली मॉडर्नाइज करते हैं अपनी आर्मी को विद द हेल्प ऑफ यूरोपियंस। और टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द रीजन जो इंग्लिश फोर्स करते हैं कि वो साइन करें ट्री पार्टी ट्रीटी 1838 में। शाह शुजा जो होते हैं और जो इंग्लिश कंपनी होती है एग्री करती है कि वो प्रोवाइड पैसेज टू द ब्रिटिश टू थ्रू पंजाब विद अ व्यू, जिससे कि शाह शुजा जो हैं
ऑन द थ्रोन ऑफ काबुल। रणजीत सिंह जब मर जाते हैं, डाइड इन 1839। उनका जो सक्सेसर होता है कुड नॉट कीप द स्टेट इंटैक्ट, और जो उसके बाद ब्रिटिश उसको कंट्रोल में ले लेते हैं अपने हाथों में। मराठा जो थे, परहैप्स जो मोस्ट फॉर्मिडल प्रोविंस थी इमर्ज होती है वो मराठा थी, लेकिन जो कैपेबल लीडरशिप थी पेशवा की और मराठा, वो पूरी तरीके से उखाड़ फेंकते हैं। और मुगल अथॉरिटी फ्रॉम मालवा और गुजरात और अपना इस्टेब्लिश करते हैं रूल मराठास। एक समय था जब उनका क्लेम राइट टू द चीफ इनहेरिटर्स और मुगल डोमिनियन के समय था, लेकिन जब उनकी अथॉरिटी चैलेंज होती है अहमद शाह अब्दाली के साथ, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 के बाद जो मराठा थे वो भी क्विकली रिकवर करते हैं फ्रॉम द डिफीट और ऑफर करते हैं मोस्ट फॉरबिडल चैलेंज उनका होता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन द स्ट्रगल ऑफ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया। रोहिलखंड और फर्रुखाबाद जो किंगडम है, बंगश पठान जो होते हैं, बंगश पठान, उनका फॉल होता है। अफगान माइग्रेंट जो आ रहे थे इंडिया में लार्ज स्केल में, जो इमाइग्रेंट थे अफगान्स के, वो इंडिया में आते हैं 18 सेंचुरी में। बिकॉज जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्मोइल था अफगानिस्तान में, अली मोहम्मद खान वो क्या कहते हैं एडवांटेज उठाता है कोलैप्स ऑफ द अथॉरिटी इन द नॉर्थ इंडिया, जो नादिर शाह के इन्वेजन से सेटअप हुई थी प्रीटी किंगडम। रोहिलखंड जो था, ये एरिया जो था हिमालयन की फुट हिल्स में कुमायूं हिल्स, हिमायूं। अब जो रोहिलखंड और फर्रुखाबाद था, जो स्टेट ऑफ रोहिलखंड और जो किंगडम ऑफ बंगाश पठान जो थे, फॉल होता है अफगान माइग्रेशन की वजह से इन इंडिया, और जो लार्ज स्केल जो माइग्रेशन जो अफगान्स का होता है इन इंडिया में टुक प्लेस 18 सेंचुरी। बहुत बड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्माइल होता है अफगानिस्तान में। अली मोहम्मद खान जो होते हैं वो इसका एडवांटेज उठाते हैं और जिससे कोलैप्स होती है अथॉरिटी इन द नॉर्थ इंडिया। जो नादिर शाह था इन्वेजन था वो सेटअप करता है प्रीटी किंगडम रोहिलखंड। ये जो था वो एरिया हिमालयन फुट हिल्स में फुट हिल्स से जो कुमाऊं वो नॉर्थ और गंगा इन द साउथ। रोहिलास जो थे वो इनहेबिटेट करते हैं रोहिलखंड और जिसे जो सफ़र करते हैं हेवनली एट द हैंड ऑफ द अदर पावर इन एरिया। जो जाट और जो अवध रूलर्स थे, बाद में जो मराठा और ब्रिटिश के बीच में समझौता होता है। मोहम्मद खान जो बंगश पठान जिन्हें कहा जाता है, मोहम्मद खान बंगश वो एक अफ़गान थे और इंडिपेंडेंट किंगडम टू द ईस्ट दिल्ली के साइड एरिया जो है था फर्रुखाबाद, वहाँ पे अपना रीजन फारूक शिखर और मोहम्मद शाह के साथ बनाना चाहते थे। नेचर और जो लिमिटेशंस थी रीजनल स्टेट की, जो इंडिपेंडेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम इमर्ज हो रहा था, प्रोविंसेस कंटिन्यू रही जिससे कि मेंटेन करा जाए टाई मुगल इम्पीरियल अथॉरिटी के जा, और जो एक्नॉलेज कर रहे थे एम्पायर की इम्पोर्टेंस को अम्ब्रेला के अंदर। अब जो बहुत सारे चीफ्टेंस थे और जो मराठा के और जो सिख के रिकॉग्नाइज कर रहे थे मुगल एम्पायर अपनी सुप्रीमेसी। जो पॉलिटी थी वो इमर्ज हो रही थी रीजनल कैरेक्टर के रूप में, और जो फंक्शन था वो कोलैबोरेटिव सपोर्ट कर रहा था। जो डिफरेंट लोकल ग्रुप से, चाहे जमींदार्स हों, चाहे मर्चेंट हों, चाहे लोकल नोबल्स हों, चाहे क्राफ्टमैन्स हों, और ये जो प्रोविंशनल रूल था ये जो केयर कर रहा था लोकल इंटरेस्ट के लिए, ये जो मेंटेन पा रहे थे अपने आप को। लेकिन धीमे धीमे जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी, जो मैसूर के रूलर थे वो डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लोकल चीफ्टेशंस। अब जो रीजनल स्टेट थी वो सर्टेन लिमिटेशंस में आ गए थे। जो प्रोविंशनल रूलर्स फेल हो रहे थे डेवलप ए सिस्टम बेस्ड ऑन द साउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो बन नहीं पा रही थी। और सम ऑफ देम जो वो ट्राई कर रहे थे, कुछ चाह रहे थे कि वो अपना ट्राई करें कि वो मॉडर्नाइज हों, जैसे मैसूर, नोटेबली मैसूर जो था। उसके साथ जो बैकवर्डनेस थी साइंस और टेक्नोलॉजी में, आफ्टर ड्रॉबैक जो था कि कांस्टेंट वॉरफेयर, युद्ध हो रहे थे स्टेट विद नेबरिंग रीजनल पावर के साथ, और इस तरीके से वॉर जो थे अल्टीमेटली डोमिनेट हो रहे थे। और ये जो स्टेट थे स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं थे कि वो चैलेंज कर पाएँ मुग़ल पावर के साथ, बट उन्होंने एबल रिप्लेस इट विद द स्टेबल पॉलिटी इन ऑल इंडिया लेवल पे।
जो जागीरदारी क्राइसिस हुई इंटेंसिफाइड एज अ इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गई। अब जो जागीरदारी सिस्टम में जो क्राइसिस है उससे जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुई और जो नंबर ऑफ कंटेंडर्स जो थे जो शेयर करते थे सरप्लस मल्टीप्लाइड, वो भी कहते हैं ट्रेड इंटरनल और जो फॉरेन कंटिन्यू विदाउट डिसरप्शन, और उसके बाद प्रोसेस्ड हो गई तो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी जो थी स्टेगनेंट हो गई। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी 18वीं सेंचुरी में इंडिया फेल हुआ मेक प्रोग्रेस इकोनॉमिकली। 18वीं सेंचुरी में 18वीं सेंचुरी में जो इंडिया फेल कर गया प्रोग्रेस इकोनॉमी, सोशली और कल्चरली, क्योंकि पास एडुकेट प्लेस नहीं थी। इंडिया जो था वो लैंड था कॉन्ट्रास्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी और एक्सट्रीम लग्जरी का, जो एग्जिस्ट करती थी साइड बाय साइड। लेकिन जो कहते हैं बैकवर्डनेस जो अप्रेस हुआ लाइफ्स का एट द बेयर सब्सटेंशियस लेवल पे, जो रिच और जो पावरफुल इंजॉय करते थे लाइफ ऑफ लग्जरी और लेविशनेस के साथ, लेकिन जो नीचे की लाइफ थी इंडियन मासेस की वो बहुत ही बेटर और बेटर नहीं थी। और जो 18वीं सेंचुरी में हुआ उसके बाद आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल तक, और एग्रीकल्चर जो थी वो टेक्निकली बैकवर्ड थी और वर्क जो था हार्ड लेबर प्लेसेंट पे डिपेंड का, और ये जो हार्ड वर्किंग क्लास थी वो उसका फ्रूट नहीं मिल पाता था उन लेबर का, और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती थी वो सपोर्ट करती थी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए। प्रेजेंट जो होते थे खुद इतनी मिजरेबल एडुकेट में रहते थे कि वो फोर्स करते थे कि पे करें एक्सपोर्टेंट अमाउंट टू द स्टेट। जमींदार और जो जागीरदार जो होते थे वो रेवेन्यू फार्मर्स होते थे और वो वर्स्ट होते थे ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश रूल, और भी ब्रिटिश रूल के अंदर और ख़राब हो गया। जो ट्रेड और जो इंडस्ट्री थी जो अकाउंट ऑफ बीइंग सेल्फ सफिशिएंट थे हैंडीक्राफ्ट में और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, इंडिया डिड नॉट इम्पोर्ट फॉरेन गुड, इम्पोर्ट नहीं करता था कोई फॉरेन गुड ऑन द लार्ज स्केल। लेकिन जो इंडस्ट्रियल और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे वो गुड डिमांड थी फॉरेन मार्केट में, मतलब इम्पोर्ट नहीं करते लेकिन एक्सपोर्ट बहुत करते थे, इसलिए एक्सपोर्ट जो थी वो ज़्यादा थी देन इट्स इम्पोर्ट। तो इसलिए इस ट्रेड सरप्लस में थी इनकी, और ट्रेड जो थी बैलेंस बाय द इम्पोर्ट ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब वो जो बैलेंस करी जाती थी वो इम्पोर्ट गोल्ड और सिल्वर से करी जाती थी। इंडिया इसलिए नोन एज द सिंक ऑफ द प्रीशियस मेटल, यहाँ पे बहुत सारे प्रीशियस मेटल पाए थे। अब जो आइटम ऑफ इम्पोर्ट होते थे वो कहते फ्रॉम पर्शियन गल्फ रीजन से मंगाए जाते थे, जिसमें पर्ल, रॉ सिल्क, वूल, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स और जो रोज वाटर होता था। अरेबिया से कॉफ़ी आती थी, गोल्ड होता था, ड्रग्स और हनी। और जो फ्रॉम चाइना से टी, शुगर, पोर्सलिन, सिल्क, तिब्बत से गोल्ड, मस्क और वुलन क्लोथ, अफ्रीका से इवोरी, ड्रग्स, यूरोप से वुलन क्लोथ, कॉपर, आयरन, लेड और पेपर। आइटम जो एक्सपोर्ट किए जाते थे उसमें से कॉटन टाइल्स होते थे, रॉ सिल्क और जो सिल्क फैब्रिक्स होते थे, हार्डवेयर, इंडिगो, सॉल्टपीटर, ओपियम, राइस, वीट, शुगर, पेपर और जो अदर स्पाइसेस होते थे, प्रीशियस स्टोन्स और जो ड्रग्स होते थे। जो इम्पोर्टेंट सेंटर थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के उस समय ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, भरूच, चंदेरी, बुरहानपुर, ये सब ज़्यादातर बेंगलुरु यूपी में, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर ये पेशवा में था। उसके बाद जो मसूलीपट्टनम, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, औरंगाबाद ये तेलंगाना साइड है, कोच्चिकोल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरई, कश्मीर ये सब सेंटर थे वुलन मैन्युफैक्चर। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो थी महाराष्ट्र में, आंध्र रीजन में और बंगाल में जो लीडर थे शिप बिल्डिंग के, इंडियन शिपिंग जो होती थी और वो भी फ्लोरिश हो रही थी ऑन द केरला कोस्ट एट कैलिकट और कुलियन में। जो जमोरिन था कैलिकट का वो यूज़ करता था मुस्लिम कुजाली मराइकास, जो क्या कहते हैं ये नेवी में यूज़ होते थे। शिवाजी भोसले जो थे उनके पास नेवी थी और गुड डिफेंस भी था वेस्ट कोस्ट में अगेंस्ट द पोर्तुगीज़। अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, यूरोपियन जो कंपनीज थी वो ब्रॉट इंडियन मेड शिप्स फ्रॉम देयर यूज़, और इस तरीके से इंडियन शिप को यूज़ किया करते थे। स्टेटस ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन इम्पार्ट करते थे 18वीं सेंचुरी में, इंडिया बहुत ही स्टिल ट्रेडिशनल था और वहाँ पे जो रैपिड डेवलपमेंट जो बेस्ट में हो रहा था उससे प्रभावित हो रहे थे, और जो उनकी नॉलेज थी उसे कहते हैं कन्फाइंड हो गई थी लिटरेचर और जो लॉ रिलीजन फिलॉसफी और जो लॉजिक, और जो एक्सक्लूड करती थी स्टडी ऑफ फिजिकल और नेचुरल साइंसेस, टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी। अब क्या कहते हैं जो बहुत ही ओवर रिलायंस प्लेस
जो प्लेसेस थी एंशियंट लर्निंग वो कहते हैं अब कहते हैं लगभग डिस्करेज करी जा रही थी। जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी अमंग द हिंदूज और मुस्लिम वो क्विट विस्पर्ड हुई, और हिंदू और मुस्लिम जो एलिमेंट्री स्कूल थे जिसे पाठशाला और मकतब कहा जाता था उनका डेवलपमेंट हुआ। एजुकेशन जो था कन्फाइंड टू रीडिंग के साथ था राइटिंग और अर्थमेटिक। चिल्ड्रन जो थे लोअर कास्ट के वो अटेंड करते थे स्कूल, लेकिन फीमेल प्रेजेंस जो थी लगभग रेयर थी। 4% और टोल्स जो थे वो कॉर्ड बिहार जहाँ बंगाल जहाँ पे हायर एजुकेशन होती थी। कुछ फेमस सेंटर थे संस्कृत एजुकेशन जैसे काशी वाराणसी और तिरहुत, मिथिला, नाइडा और उत्कला। जो मदरसास होते थे वो हायर एजुकेशन लर्निंग के होते थे पर्शियन और अरबिक। पर्शियन जो कोर्ट लैंग्वेज होती थी लर्न बाय द मुस्लिम और साथ में हिंदूज के। अजीमाबाद जो पटना में फेमस सेंटर था पर्शियन एजुकेशन का, पीपल इंटरेस्ट रखते थे इन द स्टडी ऑफ कुरान और मुस्लिम थियोलॉजी का और एक्वायर करते थे प्रोफेशनली इन अरेबिक्स। जो सोसाइटल सेटअप था बहुत सारी कास्ट और बहुत सारे सेक्ट होते थे। 18th सेंचुरी में इंडिया जो था करेक्टराइज बाय द ट्रेडिशनल आउटलुक ऑफ द स्टैग्नेशन। वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी सेंट्रल डिग्री ऑफ बोर्ड कल्चरल यूनिटी। पीपल जो थे डिवाइडेड थे कास्ट रिलीजन रीजन ट्राइब और लैंग्वेज के बेसिस। जो फैमिली सिस्टम था वो प्राइमरली पेट्रियार्कल था। जो कास्ट जो थी वो सेंट्रल फीचर थी सोशल लाइफ की हिंदूज़ की। इसके अलावा 4 वर्णा थे। हिंदू जो डिवाइडेड थे न्यूमरस सब कास्ट में जिसे परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था प्लेस इन द सोशल स्केल। और जो चॉइस थी प्रोफेशन की वो मेनली डिटरमाइंड बाय द कास्ट कंसिडरेशन। जो एक्सेप्शन अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल मेकिंग ए कास्ट स्टेटस जो था क्विट फ्लूइड इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। जो कास्ट काउंसिल्स थी जो कास्ट काउंसिल्स और पंचायत होती थी वो इन्फोर्स करती थी कास्ट नॉर्म्स को। और जो रेगुलेशंस थे इवन दो इस्लाम जो इंजॉय कर रहा था सोशल इक्वालिटी ऑन द मुस्लिम, ये जो डिवाइड हो रहा था कंसिडरेशन ऑफ द कास्ट रेस और ट्राइब और जो स्टेटस था। रिलीजन जो रिलीजियस कंसिडरेशन नॉट ओनली केप्ट द सुन्नी और शिया, न केवल सुन्नी शिया में था नोबल्स बट ईरानी और मुसलमानों में भी शिया सुन्नी के साथ साथ ईरानी, अफ़गानी, तुरानी, हिंदुस्तानी मुस्लिम नोबल्स और जो ऑफिशियल अपार्ट फ्रॉम वंस अनदर। सारिफ मुस्लिम जो थे वो कंसिस्ट करते थे नोबल जो स्कॉलर्स और जो प्रीस्ट होते थे आर्मी अफेयर्स जो होते थे वो टुक डाउन अपॉन द अजलफ। मुस्लिम जो होते थे लोअर क्लास मुस्लिम जो होते मैन सिमिलर होते थे, लेकिन जो हायर कास्ट हिंदूज़ वो लोअर कास्ट हिंदूज़ के साथ बहुत इल ट्रीट करते थे। जो रिलीजियस कन्वर्जन्स थे जो अकर्ड हो रहे थे सोशल जो कास्ट प्रूव हो रही थी वो मेजर डिस्क्रिप्टिव फोर्स था जो एलिमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन कर रही थी 18th सेंचुरी इंडिया में। जो पोजीशन ऑफ वुमेन्स इन सोसाइटी थी जो पेट्रियार्कल फैमिली हुआ करती थी सिस्टम इंडिया में था, लेकिन जो एक्सेप्ट कुछ सोशल ग्रुप को छोड़ दें केरला में तो वुमेन पजेस करती थी टाइटल इंडिविजुअलिटी ऑफ देयर ओन। लेकिन ये जो बहुत सारे फ्यू एक्सेप्शंस थे जो अपर क्लास वुमेन होती थी रिमेन एट होम और जो लोअर क्लास वुमेन थी वो वर्क करती थी फील्ड में आउटसाइड देयर होम सप्लीमेंटेड द फैमिली इनकम। जो सर्टेन आउटडेटेड जो एक्सप्लॉइट सोशल कस्टम और जो ट्रेडिशन थे पर्दा सती और चाइल्ड मैरिज पॉलीगैमी पर्दा और सती चाइल्ड मैरिज पॉलीगैमी वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी जो हिंडर करती थी प्रोग्रेस ऑफ वुमेन के लिए। अब जो हिंदूज़ में ये विडोज़ होती थी यूजुअली मिजरेबल लाइफ जीती थी और जो एविल थी डाउरी दहेज प्रथा वो स्पेशली विस्पर्ड हो रही थी पूरे बंगाल और राजपूताना में। सेंसिटिव जो इंडियन थे ऑफन टच्ड बाय द हार्ड एंड हार्श लाइफ विडोज़ की देखने को मिलती थी। राजा सवाई जयसिंह जो अम्बेर के थे और मराठा जनरल पुरुषोत्तम बासु ट्राइड टू वो प्रमोट करें विडो रीमैरिज लेकिन फेल हुए। मिनेंस ऑफ द स्लेवरी जो यूरोपियन ट्रेवलर्स थे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे जो कहते हैं 17th सेंचुरी में रिपोर्ट करते हैं विस्पर्ड प्रेवलेंस जो स्लेव का इन इंडिया। वो बिलीव करते थे कि कुछ जो पीपल हैं वो कंपेल करेंगे सेल देयर ओन ऑफस्प्रिंग टू द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फेमाइन से और डिस्ट्रेस जो नेचुरल कैलेमिटीज़ एक्सट्रीम पॉवर्टी से बचने के लिए। और हायर जो क्लासेस राजपूत की थी खत्रीज की जो थी कास्ट की थी केप्ट वुमेन स्लेव वो वुमेन्स को सेव की तरीके से फॉर डोमेस्टिक वर्क
की तरीके से रखते थे। जो स्टेटस था वो इंडिया में स्लेव की तरीके से था, लेकिन बट बेटर देन यूरोप से स्टेटस ऑफ स्लेव इन इंडिया वाज बेटर देन दैट इन यूरोप। जो स्लेव्स थे वो ट्रीटेड ए हेरिडिटरी सर्वेंट, वो ट्रीट करे जाते थे कि वो सर्वेंट हैं, हेरिडिटी उन वो पुश्तैनी तौर पे सर्वेंट हैं। और मैरिज जो होती थी अमंग स्लेव्स में ऑफस्प्रिंग जो होते थे कमिंग आउट ऑफ सच वेडलॉक, और वो उनके जो ऑफस्प्रिंग होते थे वो कंसिडर्ड फ्री सिटीजन्स नहीं हो पाते थे, कन्फर्म फ्री सिटीजन्स। जो एडवेंट ऑफ, अब जब यूरोपियंस आए यहाँ पे तो देखा यहाँ पे कि स्लेवरी है, जो स्लेव ट्रेड इंडिया में होती है, यूरोपियंस ट्रेडिंग कंपनी थी तो परचेज करती थी स्लेव फ्रॉम द मार्केट ऑफ बंगाल, आसाम, बिहार। वो ट्रेडिंग कंपनी थी तो स्लेव को खरीदती थी बंगाल से, आसाम से और बिहार, और टुक देम टू यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट, उनको यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में पहुंचा देती थी। एबेशियन स्लेव जो होते थे वर सोल्ड एट सूरत। एबेशियन स्लेव जो होते थे ये कहते हैं सऊदीया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान साइड के, इनको क्या कहते हैं, ये सूरत, मद्रास और कलकत्ता में सोल्व किया जाता था। अब डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर, जो डिक्लाइन हुआ इंपीरियल मुगल फोर्स का, उससे टैलेंट जो था पीपल का, वो पैट्रनेज जो न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट कोर्ट जैसे कि हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर ईटीसी। लखनऊ आसफ उद्दौला जो थे उन्हें बड़ा इमामबाड़ा बनवाया 1784 में। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में सवाई जयसिंह ने पिंक सिटी बनवाया जयपुर, और 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई जिसमें दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन, और एक टाइम टेबल बनाया जिसे जिंजी मोहम्मद शाही कहा जाता है, जो हेल्प करता था पीपल को एस्ट्रोनॉमी पढ़ने में। तो लखनऊ और जयपुर में काफ़ी काम हुआ। और साउथ में देखें केरला, जो पद्मा पद्म पद्मनाभपुरम पद्मनाभपुरम जो पैलेस है फेमस था अपने आर्किटेक्ट और जो मुराल पेंटिंग कॉन्स्ट्रक्ट। कुछ न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग भी बॉर्न हुआ इसी समय, जिसमें बहुत सारे डिस्टिंक्शन से जो पेंटिंग थी राजपुताना की, और जो कांगड़ा स्कूल थे वो प्रोमिनेंट और रिलेवेंट थे। न्यू जो टेस्ट था पेंटिंग का, और जो डिस्टिंक्ट फीचर थी लिटरेरी लाइफ की 18th सेंचुरी की, वो ग्रोथ जो हो रही थी उर्दू लैंग्वेज और पोइट्री की। इस पीरियड में जो उर्दू पोइट्स थे मीर सौदा, नाजिर, मिर्ज़ा गालिब। साउथ इंडिया में जो मलयालम लिटरेचर थी वो फ्लोरिश हो रही थी, और जो पैटर्नेज थे त्रावणकोर के रूलर्स कंचन नाम्बियार जो थे वो नोटेड मलयालम पोएट थे। तमिल लैंग्वेज जो थी वो इनरिच हो रही थी बाय सितार पोइट्री। तायू मन्नार 1786 और 44 में क्या कहते हैं एक बेस्ट एक्सपोनेंट था सितार पोइट्री का, जो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्या कहते हैं टेम्पर रूल और जो कास्ट सिस्टम था। हीर रांझा जो था रोमांटिक एपिक था पंजाब लिटरेचर में, जो कंपोज किया जाता था बाय वारिस शाह के द्वारा। सिंधी लिटरेचर जो था शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे वो कंपोज करते थे रिसालो, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स। और ये जो थे ये जस्ट एग्जांपल हैं लिटरली वर्क इन द रीजनल लैंग्वेज। अब अगर देखें समरी में तो वाई द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, तो बताया वीक सक्सेसर, क्योंकि मुगल एम्पायर जो थे पर्सनल डिस्पोटिज्म थे और जो सक्सेस थी डिपेंड करती थी स्ट्रॉन्ग और कैपेबल मोनार्च पे। अब जो एब्सेंस ऑफ डिफिनिट लॉ और जो सक्सेशन का कंटिन्यूस जो वॉर हो रहे थे सक्सेशन के लिए, और जो पैटर्नशिप जो थी कॉस्ट जो पेट्रोटिज्म क्यों ख़त्म होती जा रही थी। औरंगजेब जो था रिलीजियस और डिकन पॉलिसीज़ की वजह से उसका जो रिलीजियस पॉलिसी था एंटागोनिस्ट था राजपूत के प्रति, जाट के प्रति, सिख के प्रति और मराठा के प्रति। इससे डिकन पॉलिसी वो एम्पायर पूरी तरीके से कैपिटल जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक। डीजनरेशन ऑफ द रूलर्स एंड द नोबल्स जो थे वो डीजनरेट हो गए, और इस तरीके से डेट्रोएशन ऑफ द आर्मी भी डेट्रोएशन पे चली गई।
वास्ट जो टू वास्ट एन एम्पायर, जो वास्ट एम्पायर था वो डिफ़िकल्ट टास्क हो गया कि वो कैसे इसको एडमिनिस्टर किया जाए। एक्सटर्नल इन्वेजन जो थे ईरानी दुरानी किंगडम के नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली, वो भी बहुत बड़ी डेथ ब्लो लेके आए। जो इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ, एंडलेस वॉर, जो स्टेगनेशन एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हो रहा था, ट्रेड और इंडस्ट्री, और जो एक्सपेक्टेड द रॉयल ट्रेजरी। जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन हुआ, यूरोपियन जो कंपनीज थी इंटरफियर्ड हो रही थी इन द नेटिव पॉलिटिक्स, और वो इस तरीके से डिसइंटीग्रेशन कर रही थी यूरोपियन एम्पायर का। शिफ्टिंग अलायंस ऑफ द जमींदार और जागीरदारी क्राइसिस भी हुई। राइज ऑफ द रीजनल इंस्पिरेशन, जो राइज और इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, केरला, राजपूत स्टेट का और जो जाट का स्टेट का, एसलरेटेड द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। राइज ऑफ रीजनल स्टेट, जो 3 स्टेट थी उसमें क्या कहते हैं सक्सेसर स्टेट जी, हैदराबाद 1724 में निजाम उल मुल्क, बंगाल 1717 मुर्शिद कुली खां और अवध 1722 शहादत खां बुरहान उल मुल्क। इंडिपेंडेंट जो स्टेट थी मैसूर, केरला, और राजपूत स्टेट जो थी मैसूर, केरला और राजपूत स्टेट जो थी। न्यू स्टेट जो थी मराठा, सिख और जाट और अफगान्स की थी। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट और टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड एग्रीकल्चर थी और कंपेंसेट करती थी वेरी हार्ड लेबर ऑफ प्लीजेंट्स, और प्लीजेंट जो थे पे करते थे रेवेन्यू टू द स्टेट, जमींदार जागीर्स और जो रेवेन्यू फार्मर्स होते थे। जो मेजर प्रोड्यूस थी क्रॉप टी, वीट, शुगर और पेपर और स्पाइसेस, कॉटन हुआ करती थी। ट्रेड और इंडस्ट्री, जो ट्रेड फ्लोरिश हो रही थी इसमें कॉटन, टेक्सटाइल, जो रॉ सिल्क और जो सिल्क फैब्रिक्स थे, जो हार्डवेयर, इंडिगो और सॉल्टपीटर, ओपियम, राइस, वीट, शुगर, पेपर, स्पाइसेस, पीसेस, स्टोन और जो ड्रग्स होती थी एक्सपोर्ट करी जाती थी। गोल्ड, मस्क, वुलन क्लोथ, कॉपर, आयरन, लेड, पेपर, पोर्सलिन, पर्ल्स, डेट, ड्राइड फूड, कॉफ़ी, टी, इवोरी, रोज़ वाटर, etc, ये सब इंपोर्ट किया थे। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो फेमस थी फॉर देयर प्रोड्यूस, और जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी वो भी फ्लोरिश हो रही थी। जो मेटल इंडस्ट्री थी वो भी वेल डेवलप्ड हो रही थी। एजुकेशन जो था, एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन जो इम्पार्ट करता था, पाठशाला और मकतब होते थे। चतुरपंथी और टोस्ट जो होते थे मगर हिंदू, और मदरसा जो होते थे मुस्लिम में, वो इंस्टीट्यूट थे हायर लर्निंग के। एब्सेंस ऑफ स्टडी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी और जो जोग्राफी, वो जनरल फीचर थी। सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम 4 वर्नास, हिंदू जो थे वो डिवाइड हो गए थे इनटू सब कास्ट जो डिफर करते थे इन द नेचर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मुस्लिम थे वो भी ऑल्सो डिवाइडेड बाय द कंसिडरेशन ऑफ द कास्ट, रेस और जो ट्राइब स्टेटस जो था, इवन दो थ्रो रिलीजन प्रोपोगेटेड इक्वालिटी। आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर, आसफ उद्दौला जो 1784 बिल्ड बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, सवाई जयसिंह जो पिंक सिटी उन्होंने जयपुर में बनाई, और 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज दिल्ली, जयपुर, मथुरा और बनारस, उज्जैन में बनाई। पेंटिंग स्कूल जो कांगड़ा और राजपूताना का था केम इनटू प्रोमिनेंस, और जो नॉर्दर्न इंडिया था उसमें ग्रोथ हुई उर्दू लैंग्वेज की, और जो पोइट्री टुक प्लेस और प्रोमिनेंट उर्दू पोइट जो थे वो मीर सदुआ नज़ीर और जो मिर्ज़ा गालिब। रीजनल लैंग्वेजेस जो डेवलप हुई उसमें तमिल लैंग्वेज जो थी इनरिच्ड बाय सितार पोइट्री। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है